है 17 गेंद के बारे में बात करेंगे। याद करने का समय आ गया है, चलिए शुरू करते हैं। सबटाइटल चालू करें और आगे स्पॉइलर हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। फिल्म 1989 में शुरू होती है। माइक ओडोनेल हैंडसम टीनेज हाई स्कूल बास्केटबॉल स्टार हुप्स की प्रैक्टिस कर रहा है। कोच मर्फी अंदर आते हैं और उसे आराम से लेने के लिए कहते हैं। आज रात के खेल के लिए एक स्काउट आ रहा है और माइक स्कॉलरशिप के लिए निश्चित है। कोच सभी खिलाड़ियों को फोटोशूट के लिए बुलाते हैं, लेकिन माइक उन्हें नेड पानी वाले लड़के का इंतजार करने के लिए कहता है। बाकी लोग नेड का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन माइक कहता है कि वह टीम का हिस्सा है। नेड गोल्ड हैरी पॉटर के रूप में तैयार होकर आता है, अपनी चौका पर ठोकर खाता हुआ। बाकी खिलाड़ी उस पर हंसते हैं, सिवाय माइक के, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वे तस्वीर के लिए पोज देते हैं। जैसे ही यह क्लिक करता है, एक खिलाड़ी नेड को वेजी देता है, जिससे वह उछल जाता है। खेल का समय। जैसे ही माइक की टीम हिडन वॉरियर्स की चीयर लीडर्स अपनी रूटीन करती हैं, माइक भी शामिल हो जाता है। नाचता और चीयर करती भीड़ के लिए पोज करता है। जैसे ही वह खेल के लिए खुद को तैयार करता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड स्कारलेट को राफ्टर्स के पास खड़े हुए देखता है, जो उसे हाथ हिला रही है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और उसे जोर से गले लगाता है। वह उसके लिए एक खास शूटिंग पोज भी बनाता है। हालांकि वह थोड़ी झिझकती हुई लगती है। वह उससे पूछता है कि समस्या क्या है, लेकिन वह इसे टालने की कोशिश करती है। वह जोर देता है और वह उसे बताती है। खबर स्पष्ट रूप से भारी है, क्योंकि वह पूरी तरह से स्तब्ध लगता है। खेल शुरू होता है और माइक का ध्यान उसमें नहीं है। वह बस फर्श पर खड़ा रहता है, गेंद को ड्रिबल करता है, सोचता रहता है। उसके साथी खिलाड़ी, कोच और भीड़ उसे कुछ न करते देखकर हैरान है। वह स्कारलेट को उदास होकर बाहर जाते हुए देखता है। वह एक निर्णय लेता है और सभी को चौंकाते हुए गेंद को अपने कंधे के ऊपर से फेंकता है और स्कारलेट की ओर दौड़ता है। कोच देखता है कि स्काउट ने रूपक रूप से अपनी किताब बंद कर दी। माइक स्कारलेट के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वह उसके लिए वहां रहना चाहता है। वह उसे बताती है कि उसका एक भविष्य है, लेकिन वह जवाब देता है कि बच्चा उसका भविष्य है। वह दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे चूम लेता है, जिससे चर्चा समाप्त हो जाती है और फिर वह वर्तमान दिन में जागता है। वह अपने दोस्त नेड के घर में है। नेड अब एक अरबपति है। जब वे साथ में नाश्ता करते हैं तो वे माइक के बारे में बात करते हैं, जिसे स्कारलेट, जो अब उसकी पूर्व पत्नी है, ने घर से निकाल दिया है और उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते। हालांकि माइक को एक बड़ी पदोन्नति मिलने वाली है और वह इसके लिए काफी उत्साहित है। माइक वाइट फार्मास्यूटिकल्स के कार्यालय जाता है। वह एक बैठक में बैठता है, जहां बॉस डीन एक नई दवा के बारे में बात करता है, जो 4 घंटे का इरेक्शन देती है। माइक को छोड़कर सम्मेलन की मेज पर बैठे सभी लोग आकर्षक महिलाएं हैं। डीन प्रमोशन का विषय उठाता है और सभी उत्सुकता से बैठ जाते हैं। डीन घोषणा करता है कि प्रमोशन एक आकर्षक महिला को दिया गया है। जब सभी महिलाएं जश्न मना रही होती हैं, माइक हैरान होता है। जब सभी महिलाएं चली जाती हैं, वह डीन का सामना करता है। वह उसे बताता है कि वह कंपनी में 16 साल से है, जबकि वह महिला केवल कुछ महीनों से थी। डीन उसे कॉल लेने के लिए टाल देता है, लेकिन माइक उसका ब्लूटूथ ईयरपीस खींचकर दीवार पर गुस्से में पटक देता है। जब जश्न मना रही महिलाएं लिफ्ट में जाती हैं, तो वे माइक पर ध्यान नहीं देती, जो वहां उदास खड़ा है। एक डिब्बे में डाल दिया गया। उसे या तो निकाल दिया गया है या उसने खुद छोड़ दिया है, जैसे इससे कोई फर्क पड़ता है ना? वह अपनी पुरानी स्कूल हेडन की ओर गाड़ी चलाता है। वह खाली बास्केटबॉल फर्श पर जाता है और कुछ समय के लिए यादें ताजा करता है। वह हॉल में ट्रॉफी कैबिनेट को देखता है और अपनी पुरानी 1989 की तस्वीर को देखता है। स्कूल का चपरासी आता है और उसे पहचानता है। वह बताता है कि वह एक हाई स्कूल स्टार था, जो अपनी क्षमता के अनुसार नहीं जी सका। वह कहता है कि लोग अपने सुनहरे दिनों को देखने के लिए वापस आते हैं, जैसे वे अतीत में जी रहे हों। माइक को अतीत पसंद है, क्योंकि वह उसके लिए बेहतर था। चौकीदार उससे पूछता है कि क्या वह फिर से शुरू करना चाहता है, जिस पर माइक नॉस्टैल्जिक होकर हाँ कहता है। चौकीदार मुस्कुराता है। तभी माइक की बेटी मैगी और उसके दोस्त आ जाते हैं। माइक देखता है कि चौकीदार गायब हो गया है। वह उसे बताता है कि वह उसे और उसके भाई को आइसक्रीम खिलाने लाया है। आइसक्रीम की जगह पर, जहां अन्य बच्चे और उनके माता पिता मजे कर रहे हैं, माइक, मैगी और एलेक्स चुपचाप एक मेज पर बैठे हैं। मैगी और एलेक्स वहां होने से खासकर अपने पिता के साथ ज्यादा खुश नहीं है। मैगी अपने आईपॉड पर सुनती है, जबकि एलेक्स अपने प्लेस्टेशन पर खेलता है। वह एलेक्स से बास्केटबॉल के लिए कोशिश करने के बारे में बात करने की कोशिश करता है। एलेक्स, जो अपने प्ले स्टेशन से नजरें उठाने में व्यस्त है, बस अनमने ढंग से जवाब देता है। मैगी ऐसे दिखा रही है जैसे वह संगीत का आनंद ले रही हो, हालांकि उसके ईयरफोन लगे भी नहीं है। वह उन्हें घर छोड़ता है, जहां वे बिना एक शब्द कहे अंदर चले जाते हैं। वह स्कारलेट को पिछवाड़े में देखता है, जो उसकी चीजें लकड़ी के चिपर में डाल रही है। उनका तलाक अभी अंतिम नहीं हुआ है, लेकिन उसने पहले ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर करना शुरू कर दिया है। वह उससे नाराज है, क्योंकि वह सालों से शिकायत कर रहा है कि उसकी जिंदगी कैसे अलग हो सकती थी। वह उसे बताता है कि वह अपनी जिंदगी से निराश है। वह गुस्से में कहती है कि अब वे एक दूसरे को पीछे नहीं खींच रहे हैं। वह उसे अदालत में मिलेगी। उसकी दोस्त नाओमी आती है। माइक और नाओमी एक दूसरे के प्रति थोड़े विरोधी हैं। नाओमी स्कारलेट से कहती है कि उसे फिर से मार्केट में आना चाहिए। स्कारलेट माइक को अलविदा कहती है और घर के अंदर चली जाती है। दुखी होकर माइक बाहर निकलता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, वह बारिश में गाड़ी चलाता है। उसकी कार का स्टीरियो खराब होने लगता है। हर सेकंड स्टेशन बदलता रहता है। जैसे ही वह पुल पर गाड़ी चला रहा होता है, वह देखता है कि एक आदमी किनारे पर खड़ा है और कूदने वाला है। वह जल्दी से रुकता है और उस आदमी को चिल्लाकर बुलाता है। वह आदमी मुड़ता है। यह हेडन हाई का सफाई कर्मी है।
वह एक हैरान माइक की ओर मुस्कुराता है। तभी एक ट्रक पास से गुजरता है। जब ट्रक गुजर जाता है तो चपरासी किनारे से गायब हो चुका होता है। माइक किनारे की ओर दौड़ता है और पानी में नीचे देखता है। उसकी हैरानी के लिए वह एक भंवर देखता है और उसका छोटा रूप उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। अचानक वह पानी में गिर जाता है। कुछ समय बाद वह नेड के स्थान पर पहुंचता है, पूरी तरह से कीचड़ और गीला। वह शॉवर में खड़ा होकर खुद को धो रहा है। फिर वह आईने में देखता है और चिल्ला उठता है। वह फिर से 17 साल के अपने हमशक्ल जैसा हो गया है। नेड चीख सुनकर जाग जाता है। बाथरूम में माइक अविश्वास में खुद को देखता है। नेड स्पार्टन हेलमेट और युद्ध की कुल्हाड़ी के साथ अंदर आता है। छोटे माइक को देखकर वह उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। वे थोड़ी देर तक झगड़ते हैं। माइक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेड बहुत डरा हुआ है। युवा और अधिक फुर्तीला होने के कारण माइक खुद को हिस्टेरिकल नेड से बचाने में सफल होता है। जल्द ही वे लाइट सेबर से लड़ रहे होते हैं। माइक नेड को यह साबित करने के लिए पिछले घटनाओं को याद करता है कि वह वही है, लेकिन नेड माइक को गिरा देता है। जैसे ही वह माइक को एक तस्वीर के फ्रेम से मारने की तैयारी करता है, वह दोनों की तस्वीर देखता है। तस्वीर के फ्रेम में वह दोनों की 1989 में स्नातक की तस्वीर देखता है। अंततः समझते हुए वह फ्रेम को माइक के सिर पर गिरा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह और नेड समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। नेड बहुत सारे विज्ञान कथा से संबंधित सवाल पूछने के बाद तय करता है कि यह आत्मा देवता परिवर्तन जादू होना चाहिए। माइक समझता है कि सफाई कर्मी उसका आत्मा देवता होना चाहिए। अभी भी पुराने माइक के गंदे और ढीले सूट में वह तेजी से हेड एंड हाई जाता है, जहां वह छात्रों से पूछता है कि सफाई कर्मी कहां है। वह एक महिला सफाई कर्मी को देखता है जो उसे बताती है कि वह स्कूल की एकमात्र सफाई कर्मी है। उसके जाने के बाद वह एलेक्स को देखता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है। एलेक्स भाग जाता है। माइक देखता है कि लाइट्स टिमटिमा रही हैं और फर्श पर पानी का एक तालाब है जो एक दरवाजे की ओर जाता है। वह पानी के निशान का पीछा करता है और देखता है कि एक बाल्टी और एक पोछा एक कमरे के बाहर बिना देखरेख के खड़े हैं। कमरे के अंदर झांककर वह देखता है कि यह बास्केटबॉल कोर्ट है। वह वापस नेड के पास जाता है और कहता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। वह वापस हाई स्कूल जा रहा है। नेड संदेह में है, लेकिन माइक दृढ़ है। नेड इस मामले से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता और जल्द ही वह माइक को एक नए छात्र मार्क के रूप में प्रिंसिपल से मिलवा रहा है। माइक अजीब तरीके से केविन फेडरलिन की तरह कपड़े पहने हुए है। जब वे प्रिंसिपल जेन मास्टरसन से मिलने जाते हैं तो मार्क की टक्कर स्टैन एक बदमाश से हो जाती है। जैसे ही नेड जेन को देखता है, उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। नेड के बनाए हुए दस्तावेजों की बदौलत मार्क को स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। नेड जेन पर डोरे डालने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे बाहर खींच लेता है। जब वे हॉल से गुजरते हैं तो छात्र माइक के केविन फेडरलाइन जैसे कपड़ों को देखते हैं, इसलिए नेड उसे खरीदारी के लिए ले जाता है। अगले दिन वह एक चमकदार स्पोर्ट्स कार में आता है, अधिक सम्मानजनक लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहनकर। लोग उसे देखते हैं जब वह स्कूल में प्रवेश करता है। जैसे ही वह हॉल में आता है, घंटी बजती है और हॉल जल्दी चलने वाले छात्रों से भर जाता है, जो चलते समय उसे धक्का देते हैं। अपनी कक्षा में उसे स्कारलेट का फोन आता है। वह तलाक की सुनवाई के लिए देर से है। वह झूठ बोलने की कोशिश करता है, कहता है कि वह देश से बाहर है, लेकिन वे उसके पीछे चीयर लीडर्स की आवाजें सुन लेते हैं। उनमें से एक उसे डेट पर जाने के लिए कहती है। स्कारलेट का वकील बच्चों की पूरी कस्टडी के लिए जोर देता है, लेकिन माइक बहस करता है। वह मैगी को अंदर आते हुए देखता है। वह कहता है कि वह उनके जितना करीब है जितना वह सोचती है और पुनः निर्धारित करने के लिए कहता है। जिम क्लास के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पास अभी भी उसकी बास्केटबॉल की कौशल है और कोच मर्फी की नजर उस पर पड़ती है। हाँ, वही कोच, बस 20 साल बड़े। वह माइक से ट्राईआउट्स के लिए आने को कहता है। बाथरूम में मार्क नेड को अच्छी खबर देने के लिए कॉल करता है। फोन रखने के बाद वह देखता है कि एलेक्स टॉयलेट से चिपका हुआ बैठा है। गुस्से में वह पूछता है कि यह किसने किया। एलेक्स जवाब देता है, बास्केटबॉल टीम। माइक हैरान है कि उसका बेटा लोकप्रिय नहीं है। वह खुद को मार्क गोल्ड के रूप में परिचित कराता है, जो उसके अंकल नेड का बेटा है। वह टेप खोलना शुरू करता है, जिससे एलेक्स को बहुत तकलीफ होती है। वे दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं, जहां माइक कहता है कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एलेक्स एक लड़की निकोल में रुचि रखता है, जो हेड चीयर लीडर है। तभी स्टैन के नेतृत्व में बास्केटबॉल टीम प्रवेश करती है। वे कैफेटेरिया में आते हैं, छोटे बच्चों को धक्का देते हुए और उनका लंच चुराते हुए। स्टैन मैगी का बॉयफ्रेंड भी है। उसे और स्टैन को किस करते हुए देखकर माइक थोड़ा नाखुश है कि मैगी एक बदमाश को डेट कर रही है। स्टैन उनके पास आता है और एलेक्स को धक्का देता है। माइक अपने बेटे के लिए खड़ा होता है। वह स्टैन को मौखिक रूप से अपमानित करता है, स्टैन की बास्केटबॉल को कुशलता से घुमाते हुए, जिससे पूरे स्कूल को बहुत खुशी हुई। नेड के घर पर वह जंक फूड खाता है और इस बात पर अफसोस करता है कि उसका बेटा एक पंचिंग बैग है और उसकी बेटी एक बदमाश की गर्लफ्रेंड है। अब उसे अपनी आत्मा का मार्ग समझ में आ गया है। उसे अपने बच्चों की मदद करनी है। वह अपनी पूर्व पत्नी के घर जाता है। आंगन में वह एलेक्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है। एलेक्स बास्केटबॉल में काफी अच्छा लगता है। माइक को एहसास होता है कि एलेक्स को उसकी आत्मा के मार्ग के हिस्से के रूप में बास्केटबॉल टीम में होना चाहिए। उसी समय स्कारलेट और नाओमी कार में आती है। एलेक्स माइक को मार्क नेड का नाजायज बेटा के रूप में परिचय कराता है। थोड़ी नशे में स्कारलेट माइक को देखकर चौंक जाती है। वह उसका चेहरा पकड़कर उसके गाल खींचती है, कहती है कि वह उसके पति की तरह दिखता है। नाओमी उसे खींचकर ले जाती है और सलाह देती है कि वह किसी और के साथ संबंध बनाए। माइक गेंद को नाओमी की ओर फेंकता है और माफी मांगने का नाटक करता है। हालांकि वह एक विवाहित महिला को फंसाने की कोशिश के लिए उसे विनम्रता से डांटता है। अगले दिन स्कूल में कक्षा में प्रवेश करते समय वह स्टैन और मैगी को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वह मासूमियत से इसे रोकता है और बैठ जाता है।
आज का विषय संयम है। माइक घोषणा करता है कि यह एक शानदार विचार है और सभी को सेक्स से संयम रखने का संकल्प लेना चाहिए। उसे दूसरों से हंसी और अविश्वास भरी नजरें मिलती हैं। हालांकि शिक्षक जानती हैं कि कोई संयम नहीं रखेगा, इसलिए सुरक्षित सेक्स पर जोर देने के लिए वह कंडोम का एक डिब्बा पास करती है। माइक के डर के बावजूद स्टैन एक मुट्ठी भर ले लेता है। माइक कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह केवल उसी लड़की के साथ सेक्स करेगा जिससे वह प्यार करता है और सेक्स शादीशुदा लोगों द्वारा बच्चों के लिए किया जाना चाहिए। खुद को भूलकर वह बच्चे होने की खुशी का वर्णन करता है। अन्य लड़कियां प्रभावित होती हैं, वे तुरंत कंडोम वापस कर देती हैं। स्टैन और अधिक लेता है और मैगी को जबरदस्ती चूमता है। गुस्से में माइक स्टैन पर झपटता है और दोनों लड़ते हैं, जिसमें माइक को मार पड़ती है। लड़ाई वीडियो फोन पर रिकॉर्ड की जाती है और पूरे स्कूल में भेज दी जाती है। अपमानित माइक को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, उसके पिता नेड के साथ, जो प्रिंसिपल को प्रभावित करने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। जेन के ऑफिस में वह अपनी अजीब लुभाने की तकनीक आजमाता है, लेकिन जेन उसे नजरअंदाज कर देती है। वह स्कारलेट के घर जाता है और उसे आंगन में देखता है, जो पिछवाड़े में बागवानी करने की तैयारी कर रही है। वह उसे पिछवाड़े में ले जाती है और बताती है कि वह इसे ठीक करने के लिए क्या करने की योजना बना रही है। अनजाने में वह उसे स्कार कहता है और वह इसे पकड़ लेती है। वह उसकी मदद करने के लिए स्वयं सेवा करता है। माइक एलेक्स को बास्केटबॉल के लिए प्रशिक्षित करता है, स्कारलेट की बागवानी में मदद करता है और मैगी को स्टैन से दूर रखने की कोशिश करता है, जबकि नेड जेन के साथ फ्लर्ट करता रहता है। ट्राईआउट्स के बाद माइक और एलेक्स दोनों टीम के लिए चुने जाते हैं। स्कारलेट यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वह उन्हें तैयार पिछवाड़ा दिखाती है और यह बहुत अच्छा लगता है। माइक उसकी तारीफ करता है और उसे एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कहता है। वह खुश होती है। वह उसे बताती है कि वह एक डेट पर जा रही है जिसमें डांसिंग शामिल है। वह उसे आईने के सामने नाचते हुए देखता है। वह उससे उसे सिखाने के लिए कहता है। वे अच्छी तरह से नाचना शुरू करते हैं। वह उसके पति के बारे में पूछता है और क्या वे कभी फिर से साथ होंगे। वह काफी यकीन से कहती है कि वे नहीं करेंगे। उन्हें एलेक्स द्वारा रोका जाता है, जो उन्हें नाचते हुए देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। वह उन्हें बताता है कि उसका डेट आ गया है। उसका डेट माइक का पूर्व बॉस डीन है। माइक नाराज है और स्कारलेट को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी जाती है। जैसे ही वे गाड़ी में निकलते हैं, स्टैन मैगी को पार्टी के लिए लेने आता है। एलेक्स को साथ ले जाते हुए माइक पार्टी में जाता है। पार्टी एक बॉलिंग एली में है। एलेक्स वहां होने से डरा हुआ है। उसे बताता है कि वह बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है। वे निकोल को देखते हैं और एलेक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उन्हें रोकता है। वह उसे बताता है कि वह हारा हुआ नहीं है। वह एलेक्स को निकोल से बात करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वह मैगी को ढूंढता है, उसे मैगी की 3 सहेलियों जैमी, सामंथा और लॉरेन द्वारा रोक लिया जाता है। वे उसे बहकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह दीवारों से बात करने जैसा है। वह यह कहते हुए चला जाता है कि यह किसी और के पिता की समस्या है। जैसे ही एलेक्स अजीब और घबराहट में निकोल से बात करने की कोशिश करता है, वह एक मोमबत्ती के बहुत करीब आ जाता है और उसकी पैंट में आग लग जाती है। वह बाथरूम की ओर दौड़ता है। माइक मैगी को ढूंढता है और उसके पास बैठता है। वह उससे पूछता है कि उसे स्टैन में क्या अच्छा लगता है। वह उसे तुच्छता से बताती है कि वह और स्टैन हाई स्कूल के बाद एक साथ रहने वाले हैं। वह होम डिपो में काम करेगा, जबकि वह कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई करेगी ताकि वह उसके करीब रह सके। माइक इसे होने नहीं देगा। वह गुस्से में उसे स्टैन से मिलने से मना करता है। वह नाराज हो जाती है और चली जाती है। अगले दिन एक बास्केटबॉल खेल चल रहा है। स्कारलेट दर्शकों में डीन के साथ है। हेडन हाई कुछ अंकों से पीछे है। माइक स्टैन को मैगी के साथ चुंबन करते हुए देखता है और गुस्सा हो जाता है। खेल के कुछ सेकंड बचे हैं। माइक खुद को स्टैन या एलेक्स को पास देने का निर्णय लेते हुए पाता है। वह एलेक्स को चुनता है और वह स्कोर करता है और हेडन जीत जाता है। सभी जश्न मनाते हैं, हालांकि स्टैन नाराज है। निकोल एलेक्स को बधाई देती है, हालांकि उसकी घबराहट लगभग उस पल को खराब कर देती है। खेल के बाद नेड प्रिंसिपल जेन को घेर लेता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। कुछ मनाने के बाद वह मान जाती है, हालांकि वह नेड से कोई दिखावा नहीं चाहती। निकोल के साथ एलेक्स की मदद करने के लिए माइक अपने घर पर एक पार्टी की घोषणा करता है। बाद में वह मैगी को रोते हुए देखता है और उसके पास जाता है। वह आंसुओं में कहती है कि स्टैन ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। बहुत राहत महसूस करते हुए वह उसे सांत्वना देता है। हालांकि वह उसकी पितृसुलभ सलाह को गलत समझती है और उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे टाल देता है और उसे पार्टी में आने का निमंत्रण देता है। जल्द ही स्कूल में पार्टी की खबर फैल जाती है। नेड के घर पर पार्टी चल रही है। माइक देखता है कि आखिरकार एलेक्स और निकोल की अच्छी बनती है। एक शानदार रेस्टोरेंट में नेड जेन के सामने शिष्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। वह कबूल करता है कि वह एक बेवकूफ है, हालांकि वह साबित करती है कि वह भी उतनी ही बड़ी गीकी है जितना वह है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का उदाहरण देकर। पार्टी में स्टैन नशे में मैगी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे टाल देती है और कहती है कि वह किसी और के साथ है। माइक आता है और उसे बताता है कि वह चला जाए इससे पहले कि वह पुलिस को बुलाए। स्टैन मैगी का अपमान करता है, जिससे माइक उसे मारने के लिए झपटता है। वह चूक जाता है, लेकिन स्टैन का वार सही लगता है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह पाता है कि उसका सिर मैगी की गोद में है और वह उसे सहला रही है। वह तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन वह इसे खेल समझकर झपटती है। वह उसे बताता है कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड है ताकि वह दूर रहे। इसे स्वीकार करते हुए वह चली जाती है। पार्टी में ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। बच्चे नेड की सबसे कीमती चीजों के साथ खेल रहे हैं। स्कारलेट एलेक्स को ढूंढने आती है। माइक उसे बताता है कि एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड है और वह उसे उसके पास ले जाएगा।
जब नेड घर आता है तो वह अपने घर को गंदा देखकर गुस्से में होता है। वह प्रिंसिपल जेन की मदद से सभी को बाहर निकाल देता है। स्कारलेट और माइक एलेक्स और निकोल को किस करते हुए देखते हैं। वह खुश होती है और माइक का अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए आभार व्यक्त करती है। जैसे ही वे बात करते हैं वह अचानक उसे किस कर देता है, जबकि मैगी और उसकी दोस्त आश्चर्य से देखते हैं। हैरानी में स्कारलेट गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और चली जाती है। वह उसके पीछे भागता है और कबूल करता है कि वह मार्क नहीं है बल्कि उसका पति और उसके बच्चों का पिता है। यह उसे भड़काता है और वह उस पर चिल्लाती है और चली जाती है। मैगी आती है, उसे विकृत कहती है और थप्पड़ मारती है। उसके बाद सामंथा, लॉरेन और जेमी भी। जेन नेड से कहती है कि यही कारण है कि वह छात्रों के माता पिता को डेट नहीं करती और चली जाती है। माइक नेड से माफी मांगता है। नेड उसे कुछ बार थप्पड़ मारता है और इसे बराबर कहता है। अगली सुबह नेड पार्टी की गंदगी साफ करता है, जबकि माइक अपनी गलती के बारे में कराहता है। उसे तलाक की कार्यवाही के लिए अदालत में पेश होना है। पुलिस सायरन का उपयोग करते हुए नेड उसे अपनी कन्वर्टेबल में वहां ले जाता है। अदालत में नेड वकील के रूप में अदालत कक्ष में घुस जाता है। हालांकि जज आदेश देता है कि बेलिफ उसे और माइक को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दे। माइक चिल्लाता है कि उसके पास माइक ओडोनेल का एक पत्र है। स्कारलेट सुनना चाहती है। माइक पत्र पढ़ता है। वह भावुक होकर याद करता है जब वह स्कारलेट से मिला था और वह उससे कितना प्यार करता है। वह अपनी असफलताओं के लिए उसे दोष देने के लिए माफी मांगता है। वह उससे तलाक नहीं लेना चाहता, लेकिन वह उससे प्यार करता है और चाहता है कि वह आगे बढ़े। स्कारलेट भावुक होकर सुनती है। अब जब वह समाप्त हो गया है तो जज उसे जाने का आदेश देता है। कागज पीछे छोड़कर वह बाहर चला जाता है। स्कारलेट उसे बाहर जाते हुए देखती है और फिर जज से सुनवाई स्थगित करने के लिए कहती है। जब वह कागज को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें केवल निर्देश है और अब वह समझने लगती है। नेड के घर पर जब माइक बास्केटबॉल खेलता है तो वह नेड से कहता है कि उसका परिवार उसके बिना बेहतर है, वह आगे बढ़ सकता है। स्कारलेट के घर पर वह उनके हाई स्कूल ईयरबुक में माइक की 1989 की तस्वीर देखती है। वह झूले पर एक शादी की अंगूठी और एक नोट देखती है। ये माइक की तरफ से, जो माफी मांग रहा है कि उसने जो शुरू किया था उसे पूरा नहीं किया। बास्केटबॉल कोर्ट पर पहले दृश्य की तरह जब कोच मर्फी आते हैं और माइक को एक स्काउट के आने और माइक के चुने जाने की बात बताते हैं, टीम की एक तस्वीर ली जाती है। खेल शुरू होने वाला है। स्कारलेट और मैगी प्रवेश करते हैं। मैगी अपनी मां से कहती है कि वह जॉर्ज टाउन जाने की योजना बना रही है। नेड जेन के पास आता है और उसे बताता है कि वह दोस्त बनना चाहता है। कुछ गीक बातें होती हैं और ऐसा लगता है कि वे फिर से साथ हैं। खेल शुरू होता है। जैसे ही यह शुरू होता है, माइक स्कारलेट के लिए वही विशेष शूटिंग पोज बनाता है जैसा कि फिल्म की शुरुआत में किया था। अब पूरी तरह से समझते हुए स्कारलेट उठती है और बाहर जाने लगती है और फिल्म की शुरुआत की तरह ही एक समान स्थिति विकसित होती है। वह उसे राफ्टर्स के पास बाहर जाते हुए देखता है। कोच, भीड़, स्काउट, सब कुछ पहले जैसा ही है। वह अपना मन बना लेता है। वह गेंद एलेक्स को देता है और बाहर भागता है। जैसे ही वह करता है, सफाई कर्मी, उसका आत्मा मार्गदर्शक, देखता है और मुस्कुराता है। एलेक्स को खेल में शामिल किया जाता है। माइक स्कारलेट के पीछे भागता है। जैसे ही वह करता है, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और फिर एक चमक, वह दरवाजे की ओर भागता है। स्कारलेट दिखाई देती है और पूछती है क्या यह वही है। यह माइक का पुराना रूप है, उसका पति। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। वह वादा करता है कि वह उसकी भरपाई करेगा। वह उसे माफ कर देती है और उसे चूमती है। एलेक्स की बदौलत हिडन हाई खेल जीतता है। माइक और स्कारलेट बाहर जाते हैं और माइक के युवा दिनों के सिक्स पैक को याद करते हैं। क्रेडिट्स के दौरान माइक नेड के बेडरूम में उसे धन्यवाद देने जाता है और प्रिंसिपल जेन को चादरों के नीचे पाता है। कोच मर्फी के 20 साल बाद रिटायर होने के बाद अब माइक कोच हैं। नेड उन्हें एक नई सीटी उपहार में देता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नई मूवी रिकैप्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।